अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म के बावजूद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बजाय पिम्स अस्पताल मुंतकली और फिर अडियाला जेल वापसी का पूरा मामला अभी तक सियासी बहस का मौजू बना हुआ है। इस बारे में अभी तक क्या सराहें जारी हैं कि जुमेरात की रात को जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ और उसका जिम्मेदार कौन है। जबकि कल इमरान खान की हमशीरा डॉक्टर उज़मा की सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त ने भी कुछ शकूक व शुबात को जन्म दिया है, क्योंकि डॉक्टर उज़मा ने हुकूमत और इस्लामाबाद इंतजामिया के खिलाफ अपनी इस दरख्वास्त में वज़ीर आज़म समेत 7 अफराद को फरीक बनाया, मगर उसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाम नहीं था। दूसरी तरफ इमरान खान के पिम्स अस्पताल में होने वाले चेकअप को लेकर भी कुछ सवालात खड़े हो गए हैं, क्योंकि साफ़ी इकराम जुनैदी ने आज ये खबर कि पिम्स में सीटीए मशीन के गैर फाल होने की वजह से जुमेरात की रात इमरान खान के वो टेस्ट नहीं हो सके जो डॉक्टरों ने रेफर किए थे। खबर के मुताबिक पिम्स के बाखबर ज़राए के मुताबिक इमरान खान को सीटी एंजियोग्राफी तजवीज़ की गई थी, मगर ये टेस्ट इसलिए ना हो सका क्योंकि पिम्स में इससे मुतल्लिक सहूलियात दस्तयाब ही नहीं थी, जिसके बाद इमरान खान को वापस अडियाला जेल ले जाया गया। क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ मसला बन सकता है? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान पसे पर्दा कोई बातचीत चल रही थी? इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है 2 सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक और मंसूर अली खान। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मंसूर साहब, ये इमरान खान के जो तिबी मुआयने और इलाज का मामला था, हमने देखा कि वो बिल्कुल एक ड्रामाई रुख इख्तियार कर गया और अब ये मामला अदालत में भी जाएगा। ज़रा बताइएगा आपकी रीडिंग क्या है, क्योंकि हुकूमत एक तरफ ये कह रही है कि हमने फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन है कि अमल दरामद बिल्कुल नहीं हुआ और इसीलिए उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन फाइल कर दी है। आपकी क्या राय है इस पर? मुकम्मल तौर पे अमल दरामद हुआ है, नहीं हुआ है? वेयर डू वी स्टैंड? अच्छा देखिए, इसमें 2-3 मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ज़ाहिर बात है दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के ऊपर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम लगाने की जो है वो कोशिश कर रही हैं। एक साइड कह रही है कि इन्हें उस हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया जहां ले जाना चाहिए था, दूसरी साइड ये कह रही है कि जनाब आप ये देखिए, इन्होंने कहा था, अदालत ने कहा था कि हॉस्पिटल के बाहर जो है कोई मजमा ना लगे, लेकिन इसके बावजूद इनके कारकुन वगैरह, यूट्यूबर्स वगैरह वहाँ पर पहुँचे हुए थे। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल में अगर तो हमारे यहाँ पर हुकूमत इतनी कमज़ोर होगी है कि उनसे 4 यूट्यूबर और 6-7 कारकुन नहीं संभाले जाते तो फिर बड़ी मजे का बात है। लेकिन मेरे ख्याल में उज़मा खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर खास तौर पे 2-4 लाइनें हैं जो मेरी कुछ नून लीग के सोर्सेज से बात हुई, उस जिसमें उन्होंने कह दिया कि इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पे फिट हैं, वो माशाल्लाह हेल्दी हैं, ब्लड प्रेशर उनका ठीक है, नब्ज उनकी बिल्कुल सही है, आंख भी काफ़ी हद तक रिकवर कर चुकी है। सो अगर सगी बहन ने इस किस्म की मेडिकल रिपोर्ट दे दी है तो कम से कम मेडिकल बेसिस के ऊपर अब इमरान खान साहब के केस को लेकर आगे कितना को चला जा सकता है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और अगर आपकी अपनी सगी बहन ये कह रही है कि वो उनकी सेहत का पहले से काफ़ी हद तक बेहतर है और बहुत मतलब माशाल्लाह उन्हें अल्लाह और लंबी जिंदगी दे, लेकिन अगर वो बिल्कुल ठीक है तो फिर उसके बाद इस केस को या इसके ऊपर तौहीन अदालत या इस मामले को आगे ले जाने का जवाब कितना रह जाता है। सो आई थिंक यहाँ पे ये ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है रादर देन इसके कि जी किस अस्पताल लेकर गए और किस अस्पताल नहीं लेकर गए। सही। मुनीफ साहब, आपकी क्या राय है? हुकूमत का दावा है कि मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है, लिहाजा कंटेम्प्ट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन तहरीक इंसाफ कंटेम्प्ट फाइल कर चुकी है और उसमें उन्होंने वजीर आजम को भी नामजद किया है। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। मेरे ख्याल में हुकूमत को फायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डॉक्टर उज़मा खान साहिबा की तरफ से और उनकी दूसरी हमशीरा की तरफ से, मेरे ख्याल में उसका फायदा हुकूमत को ज्यादा हुआ है और हुकूमत उसी के ऊपर अपना बोझ डालेगी और कहेगी कि नहीं, हमने वायलेशन नहीं की, इन्होंने बेसिकली पहले ये वायलेशन की कि इन्होंने बाहर लोग इकट्ठे कर लिए। लेकिन वो भी देखिए ना कि कौन असेस करेगा कि वहां लोग थे या नहीं। इंतजामिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तो कोई एग्जेक्टिव फोर्स तो है नहीं जो बेसिकली मंगवाए शवायद के वहां कितने लोग थे कितने नहीं थे, लेकिन हुकूमत को एक उज़र मिल गया। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसे हालात थे कि इमरान खान साहब को वहां ले जाया ही नहीं जा सकता था। अगर किसी ने ले जाना होता तो ले जाता, लेकिन हुकूमत की तो ये अंडरस्टैंडिंग और प्लानिंग पहले से थी कि इन्होंने इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल नहीं लेके जाना। और जिस तरह अर्ज किया कि वो शायद इनका यही था कि पिम्स लेके जाएंगे। लेकिन अब ये जो कंटेम्प्ट वाला मामला है, इसके अंदर अगर तहरीक इंसाफ कहती है कि फैसले पर अमल नहीं हुआ तो हुकूमत के पास बेसिकली 2 उज़र हैं जो वो ये पेश करेंगे। एक ये कि हालात ऐसे पैदा हो गए, सिक्योरिटी थ्रेट था या कोई हम वल्नरेबल नहीं करना चाहते थे खान साहब को, इसलिए नहीं लेके गए। दूसरा ये कि देखिए जी, इन्होंने वायलेशन कर दी है अदालती हुक्म की, इन्होंने तो उस पूरी एक्सरसाइज के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। तीसरा ये कि जी अब डॉक्टर उज़मा खान साहिबा का वो क्लिप
मौजूद है हर जगह पर, जिसमें वो फरमा रही हैं कि जी बिल्कुल फिट हैं वो, और ये उनका ब्लड प्रेशर है, ये है वो है। अब नेचुरली बिल्कुल फिट का मतलब क्या होगा? ये तो नहीं कि उनका आंख का भी चेकअप हो गया, हमें नहीं पता कि वहां एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ हुकूमत कोशिश करेगी कि किसी तरह से इस मसले लेकिन से इसका भी उन्होंने जवाब आखिर में दिया था। जब रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उस वक्त जब मुलाकात हुई तो उनका बीपी नॉर्मल था, लेकिन उनको अदरवाइज हाइपरटेंशन होता है जिसमें ऑब्वियसली बीपी शूट करता है, तो वो फेटल भी हो सकता है। और इमरान खान ने वो कह रही है, बताया भी कि मेरा सर भारी हो जाता है और मैं डॉक्टर्स के लिए कहता हूं कि मुझे कोई ट्रीटमेंट दे, तो वो इग्नोर करते हैं, वो सुनते नहीं है। देखिए, ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि, और अगर देखा जाए हमारे यहाँ मोरालिटी को नहीं अहमियत दी जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मॉरल काउंट है उसके ऊपर तो हुकूमत को ये एक्सरसाइज बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी ना। इसकी जरूरत नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती कि जी आप लेकर जाएं ना लेकर जाएं। हुकूमत ये कहती रही कि नहीं, हम उनका इलाज करवाते रहे हैं। बट जहां जिस तरह की ये सूरत हाल बन गई है, देखिए इसका ताल्लुक अब सियासत, कानून से ज्यादा सियासी हालात से भी बन गया है। तो देखना ये है कि हुकूमत इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैनेज करती है, क्योंकि जब ये फैसला आया था शहजाद साहब, तो जो हुकूमती पूरा आप समझिए सेटअप है, उसके अंदर एक ही बात हो रही थी कि फैसला आ गया है, लेकिन इसको देखा जाएगा, इसको मैनेज किया जाएगा। फिर शाम को लॉ मिनिस्टर साहब ने फरमा दिया कि हम रिव्यू फाइल करेंगे। फिर रिव्यू दायर कर दिया, लेकिन खुद ही जानबूझकर नंबर नहीं लगवाया। फिर सारा दिन गुजार दिया और फिर शाम को ये कार्रवाई हो गई। तो इसका मतलब है कि हुकूमत की माजरत के साथ नीयत तो नहीं थी कि उन्हें शिफा हॉस्पिटल जाया जाए। सही मंसूर, जब से ये बेंच बना, फिर फैसला आना, और फिर नून लीग का पहले इनिशियल रिएक्शन के अमल दरामद करेंगे, बाद में कहा कि नहीं हम रिव्यू में जाएंगे, फिर जो ड्रामाई सूरत हाल में देखी, इस पर बहुत सारी क्यासराइयाँ हुई हैं, तरह तरह की बातें हुई हैं कि डील है, ढील है या कुछ भी नहीं है। आपने कैसा रीड किया पूरी सिचुएशन को कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो रियासत के लिए, हुकूमत के लिए, रियासत के लिए आउट ऑफ सिलेबस था, या आपको लगता है कि दो राय पाई जाती हैं और एक राय ये कि नहीं थोड़ा सा सख्ती कम होनी चाहिए, लेकिन इवेंचुअली फैसले के बाद वो राय प्रिवेल कर गई रियासती सतह पे कि नहीं सख्ती बरकरार रहनी चाहिए? क्या आपको लगता है दोनों में से ज्यादा प्लॉजिबल आर्गुमेंट है? देखिए, मेरे ख्याल में पिछले 3 साल से इमरान खान साहब का जो स्टेटस चल रहा है, जिसमें उनसे मुलाकातों के हवाले से जो है वो बंदिशें रही पिछले चंद महीनों के अंदर, और जो जिस तरीके से भी पाकिस्तान का पूरा एक पॉलिटिकल लैंडस्केप जिस मोड के ऊपर चलता रहा है, मौजूदा ज़ाहिर बात है हुक्मरान तो है वो यही चाहेंगे कि इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट से उठा के राइट पे कोई चीज़ ना रखी जाए, जो जहाँ पे है वो वैसी सूरत हाल रखी जाए। बार बार, और ख़ास तौर पर जब ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, जो हुक्म आया कि जनाब इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, तो दैट क्रिएटेड अ रिपल इफेक्ट, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। मैं चाहे वो इस्लामाबाद में बैठी हुई नून लीग की क़यादत हो या इवन लाहौर के अंदर जो पंजाब की जो एक नुमाइंदगी करने वाली क़यादत है, सभी परेशान हुए। और वो हमें इवन मुझसे भी फ़ोन के ऊपर बातचीत हुई और वो जानना चाह रहे थे ये क्या हुआ, ये किस तरह हो गया। सो यस, बल्कि मैं ये भी आपको बता सकता हूं कि इवन पिंडी की तरफ से भी जो है वो बार बार उनको बताया गया कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, अश्योरेंसेस दिलवाई गई कि कोई डील नहीं है, कोई ढील नहीं है, कोई किसी किस्म की बात नहीं हो रही, दिस इज जस्ट अ वन ऑफ थिंग, कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मुस्लिम लीग नून की जो मौजूदा क़यादत है वो डेफिनेटली इस सारी चीज़ को बड़े गौर से देख रही है कि क्या हमारे साथ कोई हाथ तो नहीं हो रहा, क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जिसके बारे में हमें पता नहीं लग रहा। लेकिन इवन दो उनको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अश्योरेंसेस मिल रही हैं, कभी डायरेक्टली दी जाती हैं, कभी इनडायरेक्टली दी जाती हैं, लेकिन आई थिंक दे आर स्टिल वेटिंग। मेरे ख्याल में आने वाले मैंने कल इस पर सवाल भी किया था मुनीब, आपने भी देखा होगा जो पिटीशन दायर की गई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, उसमें वजीर आजम है, वजीर इत्तलात है, लॉ मिनिस्टर है, सेक्रेटरी इंटीरियर भी है, जिसको कहा गया कि हेड ऑफ डिवीजन है, यानी कि हेड ऑफ इंटीरियर है, इसलिए उनको भी नामजद किया गया, लेकिन मोहसिन नकवी को नहीं किया। कल मैंने जब सलमान अकबर राजा से पूछा इसकी वजह क्या है, तो उनके पास कोई क्लियर कट आर्गूमेंट नहीं था। भंडारी साहब ने दिया अपनी तौर पे एक जवाब कि क्योंकि उनका कोई स्टेटमेंट नहीं था, लिहाजा हमने उनको नहीं नॉमिनेट किया है। अच्छा, हुकूमत से भी पूछा तलाल चौधरी साहब से कि आपके सीनियर मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं आपकी वजारत के, उनका नाम नहीं है, बाकी सबका नाम है, इसकी क्या वजह है? वो कह रहे हैं पीटीआई वालों से पूछे। तो ये मामला क्या है? क्योंकि गौहर साहब ने तो बड़ा उस दिन कैटेगोरिकली कहा था कि कोई है जो कि बातचीत नहीं होने देना चाहता, लेकिन हमें अश्योरिटी दी गई थी कि मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे, फैसला अमल दरामद हो जाएगा। तो अब जब ये सारा मामला हुआ है कि उनका नाम नहीं है मोहसिन नकवी साहब का पिटीशन में, तो सब यही गेस वर्क कर रहे हैं कि शायद वो मोहसिन नकवी साहब थे जिन्होंने अश्योरिटी दी थी कि फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा।
शहजाद साहब, दो तीन चीजें हैं, अलाउ मी अ मिनट, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ये बिल्कुल तज्जियाती नहीं है, ये खबर की बुनियाद के ऊपर है कि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जैसे ही वो अनाउंस हुआ उससे तासुर ये मिला कि जैसे खान साहब को 16 सितंबर तक, नेक्स्ट हियरिंग तक शिफा में ही वो रहेंगे। एक तो इसके ऊपर कंसर्न जरूर था हुकूमत के अंदर कि जी ये क्या है। शुरू में हुकूमत का रिस्पॉन्स ये था कि बड़ा अच्छा है जी, वेलकम कर रहे हैं, लेकिन इट टुक देम टाइम टू प्रोसेस के एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब उसके बाद जो मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उनका मौकफ और हुकूमत का मौकफ, उसमें कोई फर्क नहीं था। वो एक ही था कि अदालत से हुक्म हो और अस्पताल जाना है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाना और सरकारी हॉस्पिटल ही जाना है। और क्योंकि ये जेल मैनुअल्स के खिलाफ है, ये प्रैक्टिस के खिलाफ है, ये तो नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग जो एलिमेंट था वो ये कि सारा दिन गुजरने के बाद ये बीच में बैरिस्टर गौहर खान साहब का और मोहसिन नकवी साहब का, तो मैंने आपको कई दफा अर्ज किया है, बिल्कुल मुकम्मल राब्ता होता है। और वो राब्ता रहा भी। फिर गौहर खान साहब को ये भी बताया गया हुकूमत और पाकिस्तान की मुक्तदरा के कैंप से कि नहीं लगाया गया, नंबर नहीं लगवाया रिव्यू पिटिशन को। ये भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने फिर मुतअद्दिद दफा अपनी पर्सनल गारंटीज दी, मतलब कहा जी कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बल्कि उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया कुछ लोगों के ऊपर, जो अदयाला के, जो शिफा के बाहर जाके कोई वीडियो बनाने लग पड़ा कोई कुछ, कि ये मत कीजिए। सारा दिन गुजरा, अगला दिन भी गुजरा, और इवन जो इंतजामिया जिन्होंने रिव्यू फाइल की भी थी, उनको भी कुछ पता नहीं था कि हमने एग्जैक्टली करना क्या है। एतराज लगा, वापस हो गई। लेकिन उसके बीच में ना कोई डिफरेंस रावलपिंडी में था और ना इस्लामाबाद में था। यही डिसीजन हुआ, और इसकी तैयारी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, पहले भी थी कि इन्होंने इमरान खान साहब को सरकारी अस्पताल ही लेके जाना है। जो एपिसोड हुआ उस दिन बैरिस्टर गौहर खान साहब के लिए भी वो बड़ा ही शॉकिंग था। मैं अब आपको कंफर्म कर सकता हूं, उनको फोन करके बताया गया, कंफर्म किया गया कि जी खान साहब को हॉस्पिटल ला रहे हैं शिफा में। ही वाज एब्सोल्युटली श्योर कि जी बस ठीक है, ये हो रहा है, और हमें अपनी, वी शुड अबाइड बाय आवर साइड ऑफ द स्टोरी, और हमें अपने हर चीज के ऊपर अबाइड करना है और बिल्कुल उससे अडेयर करना है। लेकिन जो उसके बाद हुआ, वो अगर कोई ये समझ रहा है कि ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कर दिया है और हर कोई शौक में चला गया, ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब के हवाले से जो भी फैसले हैं वो इस हाइब्रिड रिजीम का जो एक मिक्स है उन्होंने लेने होते हैं, विद ऑब्वियसली दी हाइब्रिड पार्ट डोमिनेंट, और उन्होंने ही फैसले देने हैं, उन्होंने ही मामलात को आगे बढ़ाना है। और ये जो ढील या इस टाइप की जो चीजें हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करती। मैं पहले भी अर्ज करता रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, इस वक्त तक तो कोई ऑप्शन नहीं है इमरान खान साहब की जात को लेके कि वहां कोई नरमी हो। और मंसूर साहब, आपकी इतलात या आपकी असेसमेंट इस हवाले से क्या है? और साथ में मुझे इस बात का भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे जब कोर्ट में मामला जाएगा तो फिर किन किन नुकात पे बहस होगी। तो ये खबर आपकी नज़र से भी गुजरी होगी कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि पिम्स में जो CTA मशीन है वो नॉन फंक्शनल है, उसके हवाले से उन्होंने कहा है, अहकाम दिए कि उसको दुरुस्त किया जाए। और खबर में ये लिखा हुआ था कि इमरान खान का जो है वो मुआयना भी होना था CTA मशीन से, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि मशीन नॉन फंक्शनल थी। तो हुकूमत कह रही है मुकम्मल तौर पे जो मुआयना था, इलाज था, हमने करवा दिया। दोनों चीज़ों पे क्या आप कहेंगे? अच्छा देखिए, इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ मैं बीच में ऐड कर दूं कि जो मोहसिन नकवी साहब का नाम जो है वो उसमें तौहीन अदालत की पिटिशन के अंदर नहीं ऐड किया गया। उसमें भंडारी साहब ने एक्चुअली इसके ऊपर तावील ये दी कि ये बाकी जिन अफराद के नाम डाले गए हैं वो इस वजह से डाले गए क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब के इस दौरे के हवाले से जो है कोई ना कोई कॉमेंट किया था, मतलब जो बाकी सियासी क़यादत है उस हवाले से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वज़ीर आज़म का नाम डाल दिया गया। वज़ीर आज़म ने कौन सा कॉमेंट किया था इमरान खान साहब के अस्पताल के दौरे के हवाले से? कोई कॉमेंट नहीं किया था, लेकिन उनका नाम फिर भी डाल दिया गया। सो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो डेफिनेटली एक किरदार तो अदा कर रहे हैं इसमें कम्युनिकेशन का। सिर्फ हुकूमत को इस बात का डर है या शक है कि कहीं हमारे साथ डबल गेम तो नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मोहसिन नकवी साहब एक्चुअली जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो शायद डोमेन से बाहर जाके या जो एक फील्ड ऑफ ऑपरेशन है उससे बाहर जाके कर रहे हैं, जबकि मेरा ख्याल में ऐसा हो नहीं सकता। मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये हो नहीं सकता कि मौजूदा वजीर आजम को या मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप के मैंडेट से आगे चल के कोई बात करें। सब ऑन बोर्ड ही होंगे, जितनी लेवरेज देनी है, जितनी स्पेस देनी है वो ऑन बोर्ड ही होंगे। दूसरी बात ये जो CT स्कैन वाले जो एंजियोग्राफी के लिए जो मशीन की जहां तक बात थी, 9 साल के बाद मुल्क के वजीर आजम को ये बात पता लगती है कि जनाब इमरान खान साहब के लिए जो टेस्ट होना था जिस मशीन के ऊपर, वो तो एक्चुअली ठीक ही नहीं है। ये इस निज़ाम का फेलियर नहीं है तो और क्या है?
कि आपको जब एक एक्चुअली इतना हाई प्रोफाइल जब एक मरीज वहां पे आता है तब जाके आपको पता लगता है जनाब मशीन तो खराब पड़ी हुई है, और अब से नहीं 9 साल से खराब पड़ी हुई है। तो इसलिए दिस सीम्स वेरी स्ट्रेंज कि ये कोइंसिडेंटली इस तरह सारा कुछ हो जाए। अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब का वो टेस्ट तो चले नहीं हुआ, तो क्या अब दोबारा अस्पताल लाया जाएगा, और अगर दोबारा लाया गया, दोबारा इलाज के लिए लाया गया, दोबारा टेस्ट के लिए लाया गया, जाहिर बात है पाकिस्तान के सियासी सर्कल्स में फिर एक दफा चाहे वो ये शुरू हो जाएंगी कि जनाब क्या ये इस मरतबा अगर अस्पताल जा रहे हैं तो क्या आप लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं या चंद घंटों का जिस तरह लास्ट टाइम टूर हुआ था, या ये चंद घंटों वाला टूर होगा। सही। तो मुनीर साहब, एक तरफ तो अगले हफ्ते कानूनी फ्रंट पे तो हम देखेंगे कि ये मामला चलेगा अदालतों में, लेकिन अब सियासी टेम्परेचर कम होने की जो बातें हो रही थी वो तो शायद नहीं नजर आ रही, लेकिन आपको लग रहा है कि अब टेम्परेचर यहाँ से बढ़ेगा, क्योंकि पीटीआई ऑब्वियसली फोर्सफुली अब कहेगी कि हम 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, हुकूमत उनको रोकने की कोशिश करेगी, तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस मौके पर फजल रहमान साहब ने एटलीस्ट पार्लियामान की हद तक तो एक अलायंस बना लिया है, आगे वो स्ट्रीट मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं नहीं बनते, दिस इज येट टू बी सीन। देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाई से शहजाद साहब एक तो चीज वाजे हो गई ना कि इट केम एज अ सरप्राइज। ये सरप्राइज था पाकिस्तान के जो हाइब्रिड मामलात हैं, रजीम है उनके लिए, और फिर जारी बात है उसके करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं या मैनेज किया जाए वो होगा। ये जो अब सारा एक ऑपोजिशन का इत्तेहाद और ये सब कुछ बन रहा है, जाहिर बात है इसका प्रेशर तो होता है। प्रेशर तो देखिए 27 सितंबर का भी होगा, कोई माने या ना माने, और हर कोई ये एक्सपेक्ट करेगा कि जी अगर इमरान खान साहब को, हमें नहीं पता, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई हुक्म आ जाए या हुकूमत ही कोई इसके अंदर अपना सियासी फायदा ढूंढने के लिए उन्हें दोबारा ले आए और फिर हॉस्पिटल में उनका इलाज करवा दें या चेकअप करवा लें, उससे एक्सपेक्ट ये किया जाए कि 27 सितंबर की जो कॉल है वो उसको खत्म कर दिया जाएगा या वो कॉल ऑफ कर दी जाएगी। मैं समझता हूं कि विद एवरी पासिंग डे माहौल तो गर्म हो रहा है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो इस सारी, जिसे कहते हैं ना, इस सारे मामले का जो बेड रॉक बना हुआ है वो है नए इंतजामी यूनिट्स का मामला, जिसके बारे में पाकिस्तान के अंदर ये चीज कम से कम पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं और उनके जो कोर टीम है, वहां तक तो ये चीज सीमेंट कर दी गई है कि जी छोटे इंतजामी यूनिट्स के बगैर मुल्क में बेहतर गवर्नेंस नहीं हो सकती। अब जाहिर बात है ये कितनी जल्दी इसको इनिशिएट किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कम से कम ये सोच फौरी तौर पर एवेपोरेट हो जाए। नेहरू वाले मामले पे रिट्रीट हुई थी, लेकिन इस मामले में जितना जोश, जज्बा और कमिटमेंट और तैयारी नजर आ रही है वो मेरे ख्याल में हालात को गरमा देगी आई थिंक वक्त के साथ गुजरते हुए। मंसूर साहब, इस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो पब्लिकली कह रही है कि सिंध में तो कोई दो सूबे नहीं बन सकते या सिंध को नहीं तोड़ा जा सकता। दूसरा, मेरी कुछ नून लीग के सीनियर रहनुमाओं से बात हुई, वो भी ये समझते हैं कि ये फिर एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें एक स्मूथली जा रहे हैं, हमें कोई ना ऑपोजिशन से खतरा है, ना अदालतों से खतरा है, ना किसी और से खतरा है। तो इस दौरान इस किस्म का एडवेंचर बड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी। नून लीग की भी राय है कि पीपल्स पार्टी तो कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकती, वो तो सियासी नक्शे से ही वाइप आउट हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इज इट डूएबल या अभी तक सिर्फ एक फीलर के तौर पर यह सामने आया है? कैसे असेस करते हैं इसको आप? देखिए, मेरे ख्याल में मुनीफ साहब जो बात कह रहे थे ना कि एक जगह रिजॉल्व मौजूद है, काफी स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व मौजूद है, आई एग्री विद दैट कि बाकी बहुत स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व मौजूद है, लेकिन द मोमेंट ऑफ ट्रुथ हैज नॉट अराइव्ड येट। और वो जो जहां पे जाके एक्चुअली फैसला होना है ना कि हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट। माजी के अंदर जो है वो दोनों साइड्स अपने अपने वक्तों के ऊपर, अपने अपने इश्यूज के ऊपर ब्लिंक कर चुकी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट हो। मतलब किसी एक ने 2 कदम पीछे हटने का फैसला किया कि अच्छा चलें ठीक है, इस मरतबा हम नहीं करते या इस मरतबा ये बात नहीं करते, अगली दफा कर लेंगे। मेरे ख्याल में वो कन्फ्रंटेशन का पॉइंट अभी आना है और तब जाके ये फैसला होगा कि एक्चुअली 2 कदम पीछे कौन हटेगा, लेकिन वो मूवमेंट जरूर आना है, ये फैक्ट है। ये जो सिचुएशन, जो टेम्परेचर बता रहा है, चाहे वो विद पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, नून लीग के अंदर भी एक्चुअली एक कैंप है जो एक्चुअली इस चीज को इतने आराम से मानने के लिए तैयार नहीं है। इवन दो एक ग्रुप जो है वो कहता है कि जनाब जो मर्जी मुक्तजरा कहती है आप बस चुप करके करें, उस पर आगे से बहस मत करें। कि लेकिन चंद ऐसे नाम हैं, और मैं खास तौर पे मतलब इसमें नवाज शरीफ साहब वाला जो कैंप है वो कुछ ज्यादा खुश नहीं है इस सारे मामले के ऊपर। मैं आपको बिल्कुल चले खबर की बुनियाद पे मैं कह सकता हूं कि नवाज शरीफ साहब मोहसिन नकवी साहब को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, और सिर्फ और जो वो लोग जो नवाज शरीफ साहब
साहब के बड़े करीबी हैं, उनके हवाले से भी गाहे बगाहे पब्लिक डोमेन के अंदर ऐसे बयान दिए जाते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते, लेकिन मजबूरी है, मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ एक हद से ज़्यादा आगे जाया भी नहीं जा सकता। सो मेरे ख्याल में अभी वो कन्फ्रंटेशन का पॉइंट जो है अभी आना बाकी है, और तब जाके पता लगेगा कि 2 कदम पीछे हटने का फैसला कौन करता है। सही, आपने तो कहा कि नवाज शरीफ साहब मोहसिन नकवी को ज़्यादा पसंद नहीं करते। मेरे शो पे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इससे ज़्यादा कैटेगोरिकली बात की थी कि जहां से ये आइडिया आया है मजीद यूनिट्स बनाने का, सूबे बनाने का, जिसको ऐतराज़ है वो अपना ऐतराज़ वहां जाके पहुंचा दे। तो वो ऐतराज़ मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी तक तो नहीं रुकेगा फिर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब और मुनीफ फारूक साहब, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान में चीनी की पैदावार, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मामले पर गुज़िश्ता कई सालों से एक पैटर्न बार बार देखने में आया है। हर क्रशिंग सीजन के बाद से पहले चीनी की सरप्लस होने का बयानिया बनाया जाता है, जिसके बाद शुगर मिल्स मालकान की जानिब से हर मरतबा यह कहकर चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त मांगी जाती है कि इससे मुल्क में चीनी की किल्लत या कीमतों में इजाफा नहीं होगा और मुल्क को ज़र मुबादला हासिल होगा, जिसके बाद हुकूमत चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे देती है। मगर कुछ अरसे बाद सूरत-ए-हाल तब्दील हो जाती है, मुल्क में चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे का क्राइसिस पैदा हो जाता है, और फिर इसी किल्लत को पूरा करने के लिए चीनी को महंगे दामों दोबारा इंपोर्ट कर लिया जाता है। और इस पूरे साइकिल का बोझ न सिर्फ अवाम को महंगी चीनी की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है, बल्कि कीमती ज़र मुबादला भी ज़ाया होता है और अरबों रुपए का फ़ायदा अशराफिया और शुगर मिल्स मालकान को पहुंचता है। यानी ये पैटर्न कोई नया नहीं है, मगर इस मरतबा इस पैटर्न में एक नया इजाफा देखने में आया है। मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता साल चीनी की पैदावार को सरप्लस बताते हुए 7.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, मगर इसके बाद लोकल मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ और किल्लत का शोर मचा तो हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर को शामिल किए बगैर सिर्फ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी। और अब हैरानकुन तौर पे उसी इंपोर्ट की गई 3 लाख टन चीनी के बचे हुए स्टॉक 1,08,000 टन चीनी को दोबारा एक्सपोर्ट करने का फैसला कर लिया गया है। इस मामले पर साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का अहम दावा सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से पहले 7.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करके मसनूई किल्लत पैदा की गई, फिर उसी चीनी को महंगे दामों पर ज़रूरत से ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया गया और अब इंपोर्ट की गई चीनी के बचे हुए स्टॉक को दोबारा एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया है। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ट्वीट में यह भी इंकशाफ किया कि टीसीपी, एफबीआर और आईबी के अफसरान पर मुश्तमिल हुकूमती टीम ने यह चीनी मुख्तलिफ फैक्ट्रियों, बड़े स्टोर्स और ब्रोकर्स को ज़बरदस्ती महंगे दामों फरोख्त की है। मिफ्ता इस्माइल के इस ट्वीट के जवाब में वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने मिफ्ता इस्माइल के इन तमाम इल्ज़ामात को मिसलीडिंग करार देते हुए लिखा कि 2024 में सरप्लस होने की वजह से किसी किस्म की सब्सिडी दिए बगैर चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई थी और अब 1,08,000 टन चीनी की एक्सपोर्ट से ग्रोअर और कंज्यूमर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी हवाले से 2 रोज़ पहले वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू में हुकूमती फैसलों का दिफा करते हुए कहा था कि हुकूमत ने पिछले साल 7.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की तो सरप्लस था, लेकिन उसके बाद अगले सीजन में क्लाइमेट चेंज की वजह से चीनी की पैदावार 68 लाख टन से कम होकर 58 लाख टन रह गई थी, जिसकी वजह से 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का फैसला किया गया। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि अब हुकूमत अपने स्टॉक में से 1 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करके मुनाफा हासिल करना चाहती है। अगला सब क्रशिंग सीजन आया तो उसमें हमने देखा जहां 7-70 लाख का था वहां 5.8 हुई, 58 लाख की पैदावार हुई। बड़ा मैसिव किस्म का उसमें रिडक्शन थी जो एस्टिमेट्स थे। फॉर्चुनेटली ये भी पहली दफा हिस्ट्री में हुआ कि हमने गवर्नमेंट ने 5 लाख की चीनी बफर स्टॉक के तौर पे रख दी, जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। 5.8 से जब +5 की कैरी फॉरवर्ड 5 लाख था तो वो 63 हो गई। हमारी कंजम्पशन जो थी वो 63.4 थी समथिंग। तो उस पर जब ये प्रेशर आया कि ये थोड़ा क्लाइमेट चेंज से हुआ है तो उससे हमें इंपोर्ट करनी पड़ी प्राइस स्टेबलाइजेशन की वजह के लिए। इंपोर्ट टीसीपी के जरिए की, वो 3 लाख की थी। जब हमने मार्केट में गए प्राइस स्टेबलाइज हो गई, लेकिन जो 1 लाख टन 1,08,000 थी वो हमारे पास अभी भी पड़ी हुई है। तो गवर्नमेंट की चीनी है जिसको हम इस वक्त अच्छी इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उसको हम निकालना चाहते हैं ताकि हमें उस पर कोई लॉस ना आए। हुकूमती वज़रा इन फैसलों का दिफा तो कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में असल सवाल यह है कि जब मुल्क में चीनी के सरप्लस होने का दावा करते हुए उसे एक्सपोर्ट करने का फैसला किया जाता है और यह दावा भी किया जाता है कि इससे चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, लेकिन फिर कुछ अर्से बाद
चीनी की कीमतों में इजाफा भी होता है, किल्लत भी पैदा होती है और दोबारा चीनी को इंपोर्ट करना पड़ता है। ये साइकिल बार बार देखा जाता है। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने। मिफ्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मिफ्ता साहब, एक पैटर्न जो है वो पाकिस्तान में हमने देखा है कि चीनी की हमेशा कहा जाता है कि एक्सेस सप्लाई है और उसके बाद ये मुतालबा किया जाता है कि हमें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। शुगर मिलर्स की जानिब से हुकूमत इजाज़त देती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि चीनी की किल्लत शुरू हो जाती है, कीमतों में इजाफा होता है और फिर दोबारा हुकूमत को चीनी इंपोर्ट करना पड़ती है। इस मरतबा थोड़ा सा फ़र्क ये हुआ है कि चीनी को इंपोर्ट करके अब दोबारा जो उसमें से स्टॉक बचा है उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, इस पर आपने भी ट्वीट किया, आपको वज़ीर इत्तलात ने जवाब भी दिया। तो उन्होंने ये कहा कि आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, और दूसरा चाहे वो अताउल्लाह तारा साहब हो या राना तनवीर साहब हो, दोनों का ये कहना है कि ठीक है, हमने चीनी इंपोर्ट की थी, उस वक्त एक शॉर्टेज थी क्लाइमेट चेंज की वजह से, अब अगर चीनी बच गई है तो हम उसको एक्सपोर्ट करके कुछ ज़र मुबादला कमा लेंगे। तो आपको इसमें हर्ज क्या है? जो इनकी मर्जी है ये करे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 6 लाख टन एक्सपोर्ट किया आपने और 8 महीने बाद आपने 3 लाख टन इंपोर्ट की, तो क्या बेहतर नहीं था? और जो कि महंगी थी, तो क्या बेहतर नहीं था कि उस वक्त 3 लाख टन इंपोर्ट कर लेते, सिर्फ एक्सपोर्ट कर लेते और 6 लाख टन एक्सपोर्ट नहीं करते? जब 6 लाख टन आपने एक्सपोर्ट की तो 50 रुपए यहाँ कीमत बढ़ गई। 5 लाख टन 6 लाख टन 6 लाख टन पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है महीने का, आपने 50 रुपए से कीमत बढ़ा ली। आपने 30 अरब रुपया महीने का 20 खानदान जो कि 20-25 खानदान जो कि चीनी के मिल मालकान है, उनको आपने हर महीने नफा दे दिया एक्स्ट्रा पाकिस्तानी कौम पे। अगर आप 3 लाख टन एक्सपोर्ट करते तो फिर आपको इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसके बाद जब आपने 3 लाख टन इंपोर्ट की तो यहाँ पे आपको महंगी पड़ी वो चीनी। एक तो उस वक्त की इंटरनेशनल प्राइस से महंगी चीनी ली है इन्होंने वो एक $40 सस्ता इनके पास टेंडर था, वो उन्होंने मिस किया कि वो दाना छोटा है बड़ा है मिक्स है, हमको सिर्फ बड़ा दाना चाहिए, लेकिन छोटा दाना भी इनके पास आया, बड़ा भी आया। फिर वो चीनी जो है वो उन्होंने जबरदस्ती महंगी बेचने की कोशिश करी, बगैर टैक्स के, उनसे पूरी नहीं बिकी, वो 1 लाख टन इनके पास रह गई, अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब 3 गलतियां तो हुई है ना कम से कम। एक तो इसमें जानबूझ के किया कि इन्होंने चीनी महंगी एक्सपोर्ट करवा दी ताकि यहाँ महंगी हो जाए, मिल वालों को फायदा हो जाए, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई बहस नहीं है। उसके बाद जब आपने एक्सपोर्ट इतनी कर दी कि यहाँ पे शॉर्टेज हो गई बहुत ज्यादा, तो फिर आपको 3 लाख टन इंपोर्ट करनी पड़ी, वो भी आपने ज्यादा कर ली और टीसीपी से करवाई, प्राइवेट सेक्टर से करवा लेते तो आसानी हो जाती। वो जब 3 लाख टन आपने एक्सपोर्ट करवाई तो वो भी ज्यादा थी, ना टीसीपी से महंगी भी आई है, ज्यादा भी थी, बिकी भी नहीं आपसे, अब आप उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इसको अगर आप इस चीज को भी जस्टिफाई करते हैं तो फिर कौन सी गलती होती है? फिर तो इसका मतलब है कभी कोई इंसान गलती कभी करता ही नहीं है कि आपने पहले जो है वो मैंने आपको बोला 2 और 2 4 कितने होते हैं, पहले आपने आंसर दिया 5, फिर आपने आंसर दिया 3, फिर आपने आंसर दिया 1, और फिर आप बोलते हैं लेकिन सब आपने जो कहा कि 6 लाख टन जो है वो माहाना जो है खपत होती है और अगर 50 रुपए कीमत बढ़ गई तो 20 से 25 खानदान को 30 अरब रुपए का फायदा पहुंचा दिया गया। कोई हुकूमत ये क्यों करेगी अवाम पे 30 अरब का बोझ डाल के शुगर मिल मालकान को फायदा देने की? और दूसरा, जब ये हर साल इस तरह का मामला होता है या हर दूसरे साल ये मामला होता है, मीडिया में शोर मचता है, लोग आवाज उठाते हैं, फिर भी ये पैटर्न ये साइकिल कंटिन्यू रहता है, तो कैसे हो सकता है कि कोई हुकूमत बार बार ये अफोर्ड करती है एंड दे गेट अवे विद इट ताकि शुगर मिल मालकान को फायदा पहुंचे? ये देखें, कोई हुकूमत ये क्यों करती है, इसका जवाब तो आपको हुकूमत पाकिस्तान ही दे सकती है कि इन्होंने ये क्यों किया। मुझे ये पता है कि जिस साल मैं वजीर खजाना था उस साल शहबाज शरीफ ने भी कहा कि मिफ्ता इजाजत नहीं देनी एक्सपोर्ट करने की, हमने नहीं दी एक्सपोर्ट करने की इजाजत। इस बार तो इन्होंने जानबूझ के इजाजत दी है। अगर कोई ये कहता है कि इनका कोई और नियत थी मां सिवाय इसके कीमत बढ़ जाए तो वो झूठ बात है। जाहिर है कि इन्होंने एक्सपोर्ट की इजाजत दी। आपको पता है कमेटी चेयर चेंज किया, मुस्तदिक मलिक कमेटी का चेयर हुआ करता था, मुस्तदिक मलिक ने 2 लाख टन की इजाजत दी जो एक्सपोर्ट हुई, उसके बाद वो नहीं दे रहा था, उसको हटा दिया इन्होंने, कमेटी से चेयर से हटा दिया उसको, और उसके बाद फिर आपने इजाजत दे दी। और अगर आपने सही इजाजत दी थी तो फिर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो आप सारा साल की इजाजत दे देते हैं ना। और मुस्तदिक साहब को हटा के किसको बनाया था कमेटी के चेयरमैन? इसाक डार साहब को। और फिर आप कह रहे हैं कि मजीद चीनी एक्सपोर्ट की गई? फिर उसके बाद 7,80,000 टन टोटल एक्सपोर्ट हुई है। उसके बाद जाहिर है कि आपने उसी सीजन के अंदर आपने इंपोर्ट कर ली 3 लाख टन, तो इसका मतलब है कि आपने ज्यादा इजाजत दे दी थी। क्या मिफ्ता साहब, क्योंकि जैसे आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हवाले से भी कहते हैं कि उसको डीरेगुलेट कर देना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? IMF भी ये कहता है कि आप इनको डीरेगुलेट करें, लेकिन जैसे राना तनवीर साहब ने कहा कि जो बेसिक कमोडिटीज है उस पर हमारे पास गुंजाइश होती है कि गवर्नमेंट उसमें अपना कोई ना कोई इंटरवेंशन रखे। क्या डीरेगुलेट करके ये इंडस्ट्री, जिसको आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि ये हुकूमत पे असरअंदाज हो जाती है, तो फिर तो ये कहीं ना कहीं अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे, तो फिर भी चीनी की कीमत बढ़ जाएगी। तो डीरेगुलेशन हल है या नहीं है इस सेक्टर का?
बिल्कुल डीरेगुलेशन हर है। देखें ये कहना कि ये हुकूमत के ऊपर असरअंदाज हो जाती है, ये तो बड़ा आपने कसरे नफसी से काम लिया। यही हुकूमत है ना। तो सच्ची बात ये है कि आप चीनी की, लेकिन अगर आप चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दें तो साथ साथ इंपोर्ट की इजाजत दें, और उस वक्त एक्सपोर्ट की इजाजत दें जब गन्ने की काश्त हो रही हो। उस वक्त आप इजाजत नहीं देते जब गन्ना आप खरीद रहे होते हैं। तो फार्मर से आप सस्ता गन्ना खरीद लेते हैं, और जब पूरा गन्ना खरीद लिया होता है और जब मिल अपने माल बना लेती है, फिर आप एक्सपोर्ट की इजाजत देते हैं तो मार्केट में प्राइस बढ़े पाकिस्तान में। तो आप तो दोनों तरफ, फार्मर्स को भी सस्ता दिलवाने के लिए आप मिल वालों की मदद करते हैं, और फिर चीनी बिकवाने के लिए भी मिल वालों की मदद करते हैं। अगर आपने इजाजत देनी है तो आप सारा साल इजाजत दे दें कि भाई गन्ना भी एक्सपोर्ट हो सकता है, चीनी भी एक्सपोर्ट हो सकती है, चीनी इंपोर्ट भी हो सकती है, और इंपोर्ट में हम 4-5% टैक्स ले लेंगे जो हम बाकी चीजों पे लेते हैं, उसकी इजाजत दे दें। वही आप चीज गंदम में भी कर सकते हैं जहां पे आपने फार्मर्स को मार डाला है। और आपको लगता है कि इससे कोई कार्टेल नहीं पैदा होगा? कार्टेल तो ऑलरेडी है ना मेरे भाई, कार्टेल तो ऑलरेडी है। इससे बड़ा कार्टेल क्या होता है? हर हुकूमत में आपने देखा है कि ये कार्टेल जो है वो जेर असर मतलब असर पे होता है, असरअंदाज होता है। इससे बड़ा कार्टेल क्या हो सकता है पाकिस्तान में यार? कार्टेल मतलब अब कब होगा? ये तो कार्टेल तो है। सही, चलते हैं। आप समझते हैं कि डीरेगुलेशन इसका हल है। एक दूसरा मामला जो इस वक्त बहुत ज्यादा जेर बहस है, क्योंकि 2 दफा आप मुल्क के वजीर खजाना रहे, जरा बताइएगा कि क्या इस वक्त जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, या हमारे पास जो वसाइल हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, पाए नहीं बढ़ा पा रहे, वही पाए है जिसपे वफाक भी देख रहा है, सूबे भी देख रहे हैं, उसका हल क्या सिर्फ ये है कि मुल्क में इंतजामी यूनिट्स मजीद बढ़ा दिए जाए, प्रोविंसेस बढ़ा दिए जाए, जिससे फिर ये कहा जाता है कि एक नई लोकल क़यादत भी पैदा होगी, लोगों को एट द डोर स्टेप्स जो है वो उनकी ज़रूरतें भी पूरी होंगी, गवर्नेंस बेहतर होंगे, मुल्क के वसाइल भी बढ़ेंगे? आपको लगता है कि ये हल है मुल्क को इस वक्त आगे बढ़ाने का, गवर्नेंस को बेहतर करने का? देखिए, मैं ये बात समझता हूँ कि हमारा निज़ाम जो है वो हमारे लोगों के लिए मुनासिब नहीं है, हमारे मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। हम 20-25 साल से दुनिया से माशी दौड़ में पीछे रह रहे हैं, हार रहे हैं। हर साल हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से, सबसे हार रहे हैं। तो निज़ाम में तब्दीली तो लानी है। जब आप निज़ाम में तब्दीली लाते हैं तो किसी के हाथ से आपने कुछ लेना होता है ताकि वापस पाई में लाएं, और फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो कोई अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं। ये जो लड़ाई है ना, ये वसाइल की लड़ाई है इस वक्त। जो आपने एनएफसी अवार्ड किया और आपने सूबों को 57-60% पैसा दे दिया, तो सूबों के पास तो वाफर पैसा हो गया, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं उसका। लेकिन वफाक भी कहीं कम नहीं हुआ। वफाक में भी अपने खर्चे इन्फ्लेशन से तेजी से बढ़ाए। जो मरा है वो पाकिस्तानी अवाम है, जिसको आपने 18% सेल टैक्स लगा दिया, आपने हर चीज पे इनकम टैक्स लगा दिया। तो आप ये देखें कि आप कह रहे हैं कि वसाइल नहीं बढ़े, लेकिन 7,500 अरब रुपए 2022 में टैक्स रेवेन्यू था। इस साल जो है वो 14,000 था, और अगले साल जो है वो 17-18 हजार की बात करें तो आपने 4 साल में वसाइल डबल कर दिए। हमने 4 साल में डेट भी तकरीबन 80% से ज्यादा बढ़ा दी। लेकिन द थिंग इज कि हमने पाकिस्तानी अवाम को मार रखा है। तो हमको ऐसा करना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए। देखें, पंजाब में, केपी में तो रेजोल्यूशन आ गए हैं असेंबली के, भाई छोटे सूबे बना दो। तो वहां तो छोटे सूबे बनाने में कोई हर्जी नहीं है। अगर बलूचिस्तान के अंदर भी कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं है कि पश्तून इलाकों को और बलोच इलाकों को अलग अलग कर दे, वो ठीक है। और हम ये कहते हैं कि लिसानी बुनियाद पे ना बनाओ, लेकिन हमारे अभी भी जो सूबे हैं वो लिसानी बुनियाद पे बन गए हैं। जो हजारा का सूबा बनाते हैं केपी में, वो भी लिसानी बुनियाद पे होगा। जो बलोच और केपी के अंदर बलोच और पश्तून एरिया में बलोचिस्तान में बनाएंगे, वो भी लिसानी बुनियाद पे होगा। जो मसला है आपको वो सिंध में है, तो सिंध के अंदर अगर आपकी असेंबली के अंदर कंसेंसस नहीं हो रहा तो उसको आप थोड़ा सा डिले कर दें। लेकिन उसका फिर हल ये है कि आप कम से कम जो कराची का अबतर हाल करा हुआ है पीपल्स पार्टी ने, जो कराची के साथ तासुब भी करते हैं, बेइसी भी है, नाइलायकी भी और करप्शन भी है पीपल्स पार्टी को, उसको मिनिमाइज करने के लिए आप जो है वो इख्तियार नीचे लेवल तक लेके चले जाएं। और मैं तो कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में ये कर दें। आप सूबे भी बनाएंगे तो वो उसका हल नहीं होगा जब तक कि आप लोकल गवर्नमेंट्स नहीं करेंगे। तो पहले तो मैं समझता हूं कि लोकल गवर्नमेंट्स कर देनी चाहिए। जहां सूबे की एग्रीमेंट है वहां सूबे बना दें, जब नहीं है वहां देख लेंगे। सही। जब आप ये कहते हैं इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, तो आपका भी आइडिया यही है कि ये प्रोविंसेस की शक्ल ही होगी, और जैसे एक प्रोविंस को लेजिस्लेशन करने का इख्तियार होता है, उसकी असेंबली होती है, उसकी काबीना होती है, ये सारा वही मॉडल होगा। तो इस पर एक आर्ग्यूमेंट ये आता है मिफ्ता साहब कि फिर तो असेंबली के खर्चे, अखराजात वही जैसे आप कह रहे हैं कि ना वफाक अपने अखराजात कम कर सकिए, ना सिविल इंतजामिया चलाने के सूबे अखराजात कम से कर सकें, तो वो कितना खर्चा होगा प्रोटोकॉल में, बड़ी बड़ी पोस्टें, दफातर, असेंबली, काबीना, क्या वो इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा कि जो बेनिफिट्स हैं वो कॉस्ट उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी? देखिए, जो शाही अखराजात पंजाब में होते हैं कि जहाज खरीद लिया और मर्सिडीज गाड़ियां खरीद ली और पता नहीं 10, 12, 15 गाड़ियां, फिर पता नहीं 3-4 जहाज ना आ रहे हो।
नहीं मैं इसमें आ रहा हूं मैं, वो उस तरह का खर्चा तो देखें पेंसिल्वेनिया में भी नहीं होता, उस तरह का खर्चा तो बवेरिया में भी नहीं होता, वो तो बड़ी बड़ी अमेरिका की और जर्मनी शायद पाकिस्तान से अमीर है उन रियासतों में भी नहीं होता। कैलिफोर्निया के पास भी शायद इतनी गाड़ियां ना हो गवर्नर के पास जितनी हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा के पास है, तो उसको तो छोड़ दें आप देखें एक रूल कर सकते हैं कि भाई आवाम के पैसे हैं, आराम के पैसे नहीं है। आपका हर डिवीजन का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जिसको आप मेयर बोल रहे हैं, जिसको आप प्रीमियर बोल रहे हैं, जिसको आप फर्स्ट मिनिस्टर बोल रहे हैं, या जिसको मेयर ही बोल रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है, जो आपका मेयर होगा उसके पास जो अभी भी देखें ना केएमसी जो होती है, पावर हो या ना हो, उसके पास एक लोकल काउंसिल तो है, वही लोकल काउंसिल होगी उसके अंदर। उसके पास जो है वो इस वक्त सूबे में 21 जो है वो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, तालीम है, सेहत है, वगैरह वगैरह। उसमें से कुछ जो चीजें नीचे हो सकती हैं अच्छी, तालीम नीचे, सेहत, रोड, रास्ते, कचरा उठाना, गार्बेज, सुवेज, ये सब चीजें जो है वो तो लोकल होके होनी चाहिए ना। सिंध के अंदर तो उन्होंने इसलिए रखी हुई है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह खुद देने होते हैं। अब इन चीजों को नीचे ले आए अक्रॉस पाकिस्तान, देखें, और जो चीजें इन्वायरमेंट हुआ, इरिगेशन हुआ, रेगुलेशंस हुआ, वगैरह हुआ, कानून साजी हुई, वो असेंबली रहने दीजिए, हाई कोर्ट्स की असेंबली रहने दीजिए, तो वो सारा जो है वो सूबे चलाए, और जो लोकल का काम करना वो लोकल चलाए। पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि कुछ इख्तियारात सूबे के पास होते हैं, ज्यादा इख्तियारात जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के पास होते हैं, और अपने अपने डिवीजन मिलते हैं। उसमें जो बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि वसाइल जो है ना वो वफाक से डायरेक्ट नीचे तक जाने चाहिए। पंजाब के अंदर लाहौर शहर में वो 2900% ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं बनिस्बत लिया के, बनिस्बत लोधना के। 30% जो आबादी रहती है साउथ पंजाब और मगरबी पंजाब में, उसमें सिर्फ 8% आबादी खर्च होता है। तो आपको वसाइल की जो हक तलाफी होती है लोगों की, वो खत्म करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हमारे थे प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे सेवदास। वेलकम बैक। कोई खातून अपनी मर्जी के खिलाफ होने वाली शादी में ना रहना चाहे तो उसे कत्ल कर दो। एक खातून जो मुसलसल शौहर का जिस्मानी तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे, वक्त पर शौहर से अलहदा ना हो तो उसे भी कत्ल कर दो। और एक खातून जो घर वालों की बात ना माने, अपनी मर्जी चलाए, तो उसे भी गैरत के नाम पर कत्ल कर दो। पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद, खानदान की इज्जत और गैरत के नाम पर खवातीन के कत्ल के केसेस सामने आना कोई नई बात नहीं है। मगर तशवीश की बात यह है कि पिछले 2 हफ्तों में सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ही 3 ऐसे दर्दनाक केसेस सामने आए हैं जिसमें सिर्फ कत्ल का तरीक़ेकार मुख्तलिफ था, मगर कहानी सबकी एक ही है। एक वाक़े में नौजवान खातून हिना ज़रीफ को अपने शौहर से खुला लेने पर उसके अपने घर वालों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दूसरे वाक़े में खातून हिना जावेद को उसके तालीम याफ्ता मगर जिनसी तशद्दुद के आदी शौहर ने इस बेदर्दी से कत्ल किया कि खातून के घर वाले भी वो मंजर ना देख सके। जबकि एक और वाक़े में जहां आयशा गुलमिना नामी टिकटॉकर, जिसने अपने घर वालों के मना करने के बावजूद सोशल मीडिया पर वीडियोस डालना बंद ना की, तो उसे भी गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। इन तीनों वाक़यात ने जहां हमारे माशरे में मौजूद अदम बर्दाश्त, जहालत और इंतहा पसंदी को एक बार फिर बेरकाब कर दिया है, वहीं ये सवाल भी पैदा होता है कि घरेलू तशद्दुद, ज़बरदस्ती की शादी और गैरत के नाम पर कत्ल जैसे वाक़यात के खिलाफ सख्त कानून साजियों, हुकूमती एक्शन और मुसलसल आगाही की मुहिमों के बावजूद भी इन जराइम में कमी नहीं आएगी, तो फिर कमी कैसे आएगी? इन तीनों वाक़यात में सबसे पहले बात करते हैं रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में पेश आने वाले दर्दनाक कत्ल की, जहां एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फैसल असगर इमाम ने मुबैना तौर पर अपनी 45 साला अहलिया को अपने वालिद और घरेलू मुलाजिम के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुतपिंडी के इलाके वेस्टरिज के रहायशी हिना जावेद की 9 माह पहले रावलपिंडी के ही इलाके लाल कुर्ती में शादी हुई थी। मुलजिम शौहर फैसल असगर नामवर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। ससुर रिटायर्ड फौजी अफसर है, जबकि ये मुलजिम फैसल असगर की दूसरी शादी थी और पहली बीवी भी घरेलू तशद्दुद के बायस तलाक ले चुकी है। जबकि मुलजिम को माजी में जिनसी हिरासानी के केसेस में 2 यूनिवर्सिटीज से बरतरफ भी किया जा चुका था। रावलपिंडी पुलिस ने मकतूला हिना जावेद के भाई फहद जावेद की मुद्दत में मुबैना कत्ल का मुकदमा उनके शौहर, ससुर और घरेलू मुलाजिम के खिलाफ दर्ज किया था। एफआईआर के मुताबिक मकतूला हिना जावेद की लाश 20 अगस्त की सुबह उनके घर के बाथरूम से बरामद हुई। मकतूला के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे, मुंह पर कपड़ा था, जबकि गले में बिजली की तार बंधी हुई थी जिसे शावर के साथ बांधा गया था। पुलिस के मुताबिक लाश के मुंह से खून और झाग निकलने के आसार भी पाए गए। एफआईआर में खातून के भाई फहद जावेद ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी बहन को उनके शौहर ने अपने मुलाजिम और वालिद के साथ मिलकर इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया और उन्हें शुबा है कि मकतूला को पहले जहरीली चीज़ दी गई और फिर अजियत देकर कत्ल किया गया। फहद जावेद ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी बहनोई हर रोज़ मकतूला को तशद्दुद का निशाना बनाते थे,
यानी खातून के अहले खाना को पहले से इल्म था कि शौहर खातून को मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाता है, मगर फिर भी खातून को इस अज़ियत से बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। पुलिस ने इस केस में मकतूला के शौहर और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आज दोनों गिरफ्तार मुलजिमान यानी कि मकतूला के शौहर फैसल असगर और उसके मुलाजिम जीशान को रावलपिंडी की मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने मुलजिमान को 3 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है। जी न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुताबिक पुलिस का कहना है कि इसने मुलजिमान से कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार भी बरामद कर ली है, जबकि मरकजी मुलजिम फैसल असगर के वालिद को शामिल तफ्तीश करके उसका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मरकजी मुलजिम ने अपने मुलाजिम जीशान को कत्ल की वारदात में शामिल होने के लिए पैसे दिए थे, जबकि तफ्तीश में अब ये बात भी सामने आई है कि खातून को कत्ल करने से पहले जहर इसलिए दिया गया ताकि कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जाए और शायद इसी वजह से खातून को कत्ल करने के बाद खुद उसके ससुर ने खातून के भाई फहद जावेद को कॉल की और बताया कि तुम्हारी बहन की तबीयत नासाज है ताकि कत्ल पर पर्दा डाला जा सके। मगर जब खातून का भाई घर पहुंचा तो सूरत-ए-हाल देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल। मकतूला के भाई फहद जावेद ने BBC उर्दू से बात करते हुए कहा कि जो मंजर मैंने देखा उसे शायद पूरी जिंदगी ना भूल सकूं। ये इंतहाई खौफनाक था। हम शदीद सदमे और जहनी दबाव से गुजर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। मेरी बहन के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे, मुंह पर कपड़ा था, गले में सफ़ेद बिजली की तार बंधी हुई थी जो ऊपर शावर के साथ बांधी गई थी। मुंह से खून और झाग निकल रहा था, जबकि फर्श पर भी खून मौजूद था। हिना जावेद के इस दर्दनाक कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के बयान सामने आ रहे हैं, जिनका कहना है कि हिना एक बहुत मिलनसार और नफीस खातून थी और कई सालों तक उसने शादी सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि शादी के बाद उसके वालिदैन का ख्याल कौन रखेगा, और फिर जब उसने शादी की 9 माह बाद तो अब वो खुद दुनिया से चली गई है। अगस्त 20 की सुबह फाद जो हिना जावेद के भाई हैं, उनको कॉल्स आ रही थी हिना के ससुराल से कि आप यहाँ जल्दी पहुंचें, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है। रास्ते में फाद को पुलिस से कॉल आई थी कि यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं, कत्ल हुआ है और जो विक्टिम है वो आपकी ही बहन है हिना। ये मर्डर इतनी ब्रूटल थी कि मिसाल नहीं मिलते। Her neck was broken. She was covered in bruises, swollen, injuries everywhere we looked. Not one part of her was left unharmed. There are so limiting words. I mean, जैसे मैंने बोला था, मिसाल नहीं मिलते. Brutality, viciousness, violence. He beat her, and he beat her very badly. और अब हिना जावेद के खानदान का हुकूमत और पुलिस से मुतालबा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तहकीकात मुकम्मल शफाफियत के साथ किसी भी किस्म के असर व रसूख, दबाव या ताख़ीर से आज़ाद होकर की जाएँ। हिना जावेद के ख़ानदान ने 21 अगस्त को अपने बयान में यह भी वाज़ेह किया कि हमारे घरों में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद कोई निजी मामला नहीं है, ये एक जुर्म है और इसे जुर्म ही समझा और बरता जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ रोज़ पहले इस्लामाबाद के थाना निलोर के हदूद में नौजवान खातून हिना ज़रीफ के कत्ल का एक और दर्दनाक वाक़या पेश आया, जहां ज़बरदस्ती की शादी तस्लीम ना करने पर वालिदैन ने अपनी बेटी को लाहौर से इस्लामाबाद बुलाकर कत्ल कर दिया। हिना ज़रीफ भी हिना जावेद की तरह एक पढ़ी लिखी मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी, जिसे उसके घर वालों ने उसकी पसंद के खिलाफ नवीद हसन नामी उसके कज़न से शादी करने पर मजबूर किया। हिना ने घर वालों के दबाव पर शादी तो कर ली, मगर वो इस शादी से नाखुश थी जिस पर उसने अपने शौहर से खुला ली, मगर हिना के घर वालों को ये मंजूर नहीं हुआ। हिना के घर वाले हिना को लेने लाहौर गए, मगर हिना को ये खदशा था कि उसकी ज़िंदगी उसके घर वालों से भी महफूज नहीं है, इसलिए उसने उनके साथ वापस इस्लामाबाद जाने से पहले बाकायदा मुआहदा किया। उसके वालिद ने बाकायदा हल्फ पर यकीन दहानी करवाई कि बेटी पर ना तशद्दुद किया जाएगा, ना दोबारा ज़बरदस्ती शादी करवाई जाएगी, मगर ये सिर्फ एक धोखा था। हिना, आप आज मोरखा 13 अगस्त 2026 को अपने वालिद साहब के साथ जा रही हो, ठीक है। जो स्टाम्प पेपर में हमने शराइत लिखवाई हैं उन शराइत के मुताबिक, और वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपको कोई मारेगा नहीं, कोई तशद्दुद नहीं करेगा, कोई जो आपकी ज़बरदस्ती दोबारा शादी नहीं करवाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये है कि नौकरी की उन्होंने नहीं, इसने कोई निकाह नहीं किया। मैं कह रही हूँ, इसने किसी से, मैं कह रही हूँ इसने किसी से निकाह नहीं किया हुआ, ठीक है। इसका एक ही निकाह हुआ था जो नवीद हसन के साथ हुआ था, वो इसने खुला ले लिया। नवीद हसन के अलावा इसका किसी के साथ निकाह नहीं है, ठीक है। जैसे मर्जी आप तसल्ली कर लें, रिकॉर्ड चेक करवा लें, मेरा बयान रिकॉर्ड है इसमें, ठीक है। और हिना, आप भी बताओ, आपने किसी के साथ शादी की है नवीद हसन के बाद, ठीक है। ये आपके सामने बयान दे रही है, खुला इसकी हो गई है, ठीक है। बाकी ये घर से सिर्फ इसलिए आई थी, इसका किसी पे कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है कि मुझे किसी ने, इसका यही था कि मेरा शोहर मुझे मारता था और मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं देते थे, इसलिए मैं आई हूँ, ठीक है।
तो जो आज आप नहीं मैडम, अगर मैंने शादी की होती या मैं किसी के साथ आती तो मैं वापस वापस क्यों जा रही मैं होती? उसी टाइम जब आप आए हाँ, अच्छा। हिना ज़रीफ ने 13 अगस्त को लाहौर से इस्लामाबाद रवानगी से पहले अपने वालिद के साथ बैठकर ये वीडियो बनवाई थी, मगर वही हुआ जिस बात का हिना ज़रीफ को खदशा था। लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचते ही उसके अपने घर वालों ने उसे कत्ल कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने 17 अगस्त को अपनी मुद्दत में उसके वालिद और शौहर समेत नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें यह दर्ज किया गया है कि मकतूला हिना ज़रीफ को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया और कत्ल करके उसकी लाश पोली क्लिनिक अस्पताल में लावारिस छोड़कर चले गए। इसी तरह का एक और वाकया 14 अगस्त को टेक्सिला के मरगला बाईपास के करीब पेश आया, जब पूरा मुल्क आज़ादी का जश्न मना रहा था। उसी दिन टिकटॉकर आयशा गुलमिना के अहले खाना ने उसे याद दिलाया कि तुम्हें ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली शम्सो बीबी, जो टिकटॉक पर आयशा गुलमिना के नाम से मशहूर थी, वो कुछ अरसा पहले इस्लामाबाद मुंतकिल हुई थी, मगर उसे 14 अगस्त को थाना टेक्सला के हदूद में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, क्योंकि ख़ानदान वालों को उसकी सोशल मीडिया की सरगर्मियों पर एतराज़ था। मकतूला टिकटॉकर आयशा गुलमिना के कत्ल का मुकदमा उनके वालिद फजल की मुद्दत में दर्ज किया गया था, मगर बाद में पुलिस को इल्म हुआ कि उसका वालिद भी मुबैना तौर पर कत्ल में मुलविस था, इसलिए वालिद को भी बतौर मुलजिम दीगर 5 मुलजिमान समेत गिरफ्तार कर लिया गया। इस वाक़े की FIR में के वालिद का कहना था कि उनकी बेटी गुज़िश्ता 3-4 सालों से टिकटॉक पर मौजूद थी और उनके 13 लाख फॉलोअर्स थे। 14 अगस्त को आयशा गुलमिना को एक शख्स की फ़ोन कॉल आई, जिसमें उन्होंने मकतूला को घर से निकलने के लिए कहा, जिसके बाद वो अपने बहन और भाई को लेकर अपने वालिद के घर जाने के लिए अपनी गाड़ी पर निकली और उसके बाद रास्ते में मौजूद 2 नामालूम अफराद सवारों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। आयशा गुलमिना को गर्दन पर गोली लगने से मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि मकतूला के भाई और बहन जख्मी हो गए। मगर हिना जावेद केस की तरह मुबैना कातलों की जानिब से इस वाक़े को भी अलग रंग देने की कोशिश की गई। FIR में मकतूला के वालिद ने मौक़िफ़ अपनाया था कि उनकी बेटी को रकम के लेन देन के मामले पर कत्ल किया गया है, क्योंकि उनकी बेटी को रकम उधार लेने की वजह से कत्ल की धमकियाँ मिल रही थी। मगर SSP ऑपरेशन रावलपिंडी पुलिस तारिक महबूब ने दावा किया कि मुलजिमान ने कानून को धोखा देने के लिए ढोंग रचाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने शवाहिद और तफ्तीश की रोशनी में 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। डिटेल में डाटा कलेक्ट किया तो पता चला कि ये जो मरहूमा खातून थी, ये सोशल मीडिया पे अपनी जो उन्होंने अकाउंट्स के ऊपर एक्टिव थी और KP से माइग्रेट होके इस्लामाबाद में शिफ्ट हुई थी। उनके फैमिली मेम्बर्स को उनकी इस सोशल मीडिया प्रेजेंस का एतराज़ था और हरीपुर में किसी शादी के इवेंट में कुछ टाइम पहले ये जब गई तो वहाँ पे जो दीगर फैमिली मेम्बर्स थे उनको एतराज़ हुआ। एतराज़ के रिएक्शन में उन लोगों ने मैं प्लान करके इन खातून को पहले उस दिन अटेम्प्ट करने की कोशिश की जिस दिन ये हरीपुर में उस फंक्शन में गई थी, बट वो रास्ता तब्दील करने की वजह से या किसी दीगर वजह से उनकी जान बच गई। लेकिन जिस दिन फिर यहाँ पर आए तो फैसल हिल से जब वो निकल के गई तो 2 लोगों ने उनको कत्ल किया। मज़ीद तफ्तीश करने पे पता चला कि मकतूला का भाई, बाप उनका मुद्दई था, एक भाई, कज़न्स और पीछे एक और एल्डर ने मिल के ख़ानदान की बदनामी से बचने के लिए इस अमल को उन्होंने एग्जीक्यूट करवाया। तो फाइनली 5 लोगों को अरेस्ट किया। उसमें ख़ुद वो बंदा है जो केस फाइल का कंप्लेनेंट है, फजल, जो उसका वालिद है। उन्होंने कन्फेशन किया, ना सिर्फ मोटरबाइक भी रिकवर हो गई और जो लोग थे जिन्होंने उसको मौके पे आके एग्जीक्यूट किया वो भी पुलिस के पास इस वक्त शामिल तफ्तीश हैं। यानी पहले खानदान वालों ने नौजवान लड़की के कत्ल को लेन देन का रंग देने की कोशिश की, मगर असल मामला लेन देन का नहीं बल्कि गैरत और ख़ानदानी बदनामी का था, जिस पर मकतूला के वालिद, भाई, चचाजाद भाई वालिद के चचा ने मिलकर गैरत के नाम पर अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। ये तमाम वाक़यात हमारे माशरे का भयानक चेहरा बेनकाब करते हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि शायद हम अपनी बेटी, बहनों और बीवियों को इंसान नहीं बल्कि अपनी मिल्कियत समझते हैं, जिससे अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करने, अपनी मर्ज़ी से शादी करने या अपनी पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ नहीं है। लेकिन अगर इन वाक़यात को रोकना है तो ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि रियासत, माशरे और हर एक शख्स को इनफरादी तौर पर अपना अपना फ़र्ज़ निभाना होगा। रियासत को यकीन दिलाना होगा कि माशरे में इस किस्म के जराइम की कोई गुंजाइश नहीं और जो ऐसा करेगा वो सज़ा से नहीं बच सकेगा।
माशरे को यह समझना होगा कि गैरत के नाम पर कत्ल, जबरदस्ती की शादी या घरेलू तशद्दुद लोगों का जाती मसला नहीं है, बल्कि एक संगीन जुर्म है जिसकी ना ही हमारे कानून में कोई गुंजाइश है, ना हमारे दीन में। इसी तरह माशरे के हर फर्द को जाती तौर पे अपने रवैयों में तब्दीली लाकर बेटियों, बहनों और बीवियों को जीने का हक देना होगा, क्योंकि गैरत के नाम पर कत्ल से कुछ साबित हो ना हो, गैरतमंदी कहीं से साबित नहीं होती। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।